हेलो स्टूडेंट्स, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम क्लास 11th हिंदी आरो है चैप्टर 5 चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती सॉरी चैप्टर 6 जो कि त्रिलोचन जी के द्वारा लिखी गई कविता है। तो सबसे पहले इसमें कवि का जीवन परिचय जान लेते हैं। कवि त्रिलोचन जी का दूसरा नाम वासुदेव सिंह था। इनका जन्म सन 1917 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य में कवि त्रिलोचन जी का नाम प्रगतिशील काव्य के कारण प्रसिद्ध है। यह एक नहीं बल्कि बहुत सारे भाषाओं के ज्ञानी थे। यह कविता को लय में रखकर लिखते थे, इसलिए इनको इनके नाम के साथ एक उपाधि दी गई, जिस उपाधि का नाम था शास्त्री। त्रिलोचन जी की कविताएं बेहद रोचक होती थी। इनके लिखने का अंदाज लोगों को बहुत भाता था और शायद यही कारण है कि ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रहे। हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जी बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं धरती, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि। इनको महात्मा गांधी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब इनकी लिखी कविता है जो चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, कविता का सारांश है। इस कविता में कवि ने एक ऐसे पात्र को अपनी कविता में जगह दी है जो खुद अनपढ़ है और कवि ने उसी के माध्यम से इस संपूर्ण कविता को लिखा है। चंपा एक अनपढ़ लड़की होने के कारण कुछ अजीबोगरीब बातें कवि के समक्ष कहती है और कवि को उसकी बातों पर हंसी आ जाती है। उसने क्या क्या बातें कही, उन बातों को कहने का क्या अर्थ है, इन्हें कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसमें कवि ने बताया है कि चंपा एक गवाले की बेटी है और वह बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मगर उसे पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसलिए कवि जब भी उसके पास बैठकर कुछ पढ़ते थे तब वह उनके पढ़ी हुई बातों को ध्यान से सुनती थी। चंपा के लिए पढ़ाई काले अक्षर के समान है, जिस कारण उसे कवि का लिखना पढ़ना अच्छा नहीं लगता था और जब भी कवि उससे कभी पढ़ने को कहते तो वह कहती थी कि यह तो गांधी बाबा की बात है और मुझे नहीं पढ़ना, यह कहकर वह कवि की बात को टाल देती थी। अब कविता का भावार्थ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। तो इसकी व्याख्या है। कविता के प्रथम अंश में कवि एक लड़की के बारे में बताते हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिसका नाम चंपा है। चंपा चूंकि पढ़ी लिखी नहीं है, उसे अक्षरों का ज्ञान भी नहीं होता है, तो उसे यह काले काले अक्षर अजीब लगते हैं। जब कवि उन काले अक्षरों को उसके सामने पढ़ते हैं तो उसे लगता है कि क्या ये काले काले अक्षर भी स्वर निकाल सकते हैं, ध्वनि निकाल सकते हैं। बस इन्हीं सब चीजों के बारे में चंपा सोचती है और कवि उसी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। अर्थात जब वो चंपा जो गरीब ग्वाले की लड़की है और जो कि बहुत सुंदर है लेकिन अनपढ़ है, और जब कवि उसके समक्ष पढ़कर कुछ उसके समक्ष पढ़ने बैठते हैं तो उसे लगता है कि ये काले काले अक्षर हैं, ये अजीबोगरीब है, इन्हें क्यों पढ़ते हैं ये, और क्या इनसे कोई ध्वनि भी निकलेगी। तो इसी सब के बारे में वो सोचती रहती है। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है। कभी उधम करती है, उधम अर्थात शैतानी। कभी कभी वह कलम चुरा देती है, जैसे तैसे उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब है, परेशान फिर हो जाता हूँ। अब व्याख्या है। इस पंक्तियों में कवि कहता है कि कविता के दूसरे भाग में चंपा के विषय में बातें करते हैं और कहते हैं कि चंपा एक सुंदर नाम के ग्वाले की बेटी है जो स्वयं बहुत ही ज्यादा सुंदर एवं चंचल भी है और वह गाय भैंसों को रखता है। और चंपा कभी कभी उन चौपायों अर्थात गाय भैंसों को चराने ले जाती है और कवि को अपनी शरारतों से बहुत तंग भी करती है, क्योंकि चंपा चंचल है, नटखट है और शैतानियां करती है। और चंपा कभी कवि का कलम छुपा देती है तो कभी कागज, और चंपा की इन शरारतों से कभी कभी कवि परेशान भी हो जाते हैं। चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो, दिन भर क्या यह काम बहुत अच्छा है। यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप हो जाती है। गोदना अर्थात लिखना। व्याख्या है। कविता के इस अंश में कवि ने भागने की स्थिति को दिखाया है जहां पर चंपा और गांव वाले पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हुए नजर आते हैं।
आपने ये बात सुनी होगी और देखी भी होगी कि जब लोगों को कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वह चीज उनके लिए बुरी बन जाती है। जैसे कि बहुत से बच्चों को गणित का विषय समझ में नहीं आता, इसलिए वह विषय उनके लिए कठिन हो जाता है और गणित से पीछा छुड़ाने के लिए भागते हैं। मगर जिन्हें गणित का विषय पसंद है, वे गणित से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वह विषय उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से पढ़ाई लिखाई जो कभी नहीं किए हो, उनको लगता है कि पढ़ना लिखना बहुत ही कठिन काम है। अगर इस कविता में चंपा को भी कुछ ऐसा ही लगता है कि पढ़ाई लिखाई उसके बस की बात नहीं है, इसलिए वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती है। कवि जब भी चंपा से मिलते थे या चंपा जब भी कभी कवि से मिलती थी तो कवि हमेशा कागज में कुछ न कुछ लिखते रहते थे और चंपा को कवि का कागज में यूं लिखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह कहती थी कि तुम ये कागज में क्या लिखते हो, पढ़ाई करते रहते हो, इसमें क्या रखा है। अर्थात चंपा के अनुसार कागज पर लिखना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा। हारे गाड़े अर्थात कभी मुसीबत में। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। अब कवि पढ़ाई लिखाई पर जोर देते हुए चंपा से कहते हैं कि तुम भी पढ़ाई कर लो, ये पढ़ाई तुम्हारे बहुत काम आएगी। और वह गांधी जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि स्वयं महात्मा गांधी भी चाहते थे कि देश के सभी लोग पढ़ाई लिखाई करें एवं अच्छे नागरिक बने। तब चंपा पलट कर जवाब देती है कि तुम तो कहते थे कि वह अच्छा आदमी है, भला अच्छा आदमी भी पढ़ने लिखने की बात कब से करने लगा। इस तरह से वह पढ़ाई लिखाई के प्रति अपना मुंह मोड़ लेती है और फिर से कहती है कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, क्योंकि चंपा अनपढ़ और उसे पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा, जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। इसकी व्याख्या है, कविता के इस अंश में कवि फिर से चंपा को पढ़ाई लिखाई के गुणों के बारे में बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई उसके लिए कितना जरूरी है। पढ़ना उसके लिए आगे चलकर बहुत काम आ सकता है। कवि कहते हैं कि चंपा तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी के बाद अपने ससुराल चली जाओगी। अगर तुम्हारा पति काम के सिलसिले से कोलकाता चला जाएगा तो वह दूर हो जाएगा, फिर तुम उससे चिट्ठी के माध्यम से कैसे बात करोगी। बिना पढ़ाई लिखाई किए तुम एक चिट्ठी भी नहीं लिख सकती हो और इस तरीके से तुम दोनों के बीच भी बातचीत होना भी असंभव है। अर्थात कवि उस चंपा को पढ़ाई का महत्व समझा रहे हैं। कहते हैं कि जब तुम कल को ससुराल जाओगी, शादी हो जाएगी और तुम्हारा पति कहीं विदेश चला जाएगा तो तुम उससे, जब तुम्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता तो तुम उसे पत्र कैसे भेजोगी, क्योंकि एक पत्र थी तो वो तो उस समय वो सहारा होगा जिसके जरिए तुम दोनों जुड़े रहोगे या बात करोगे। चंपा बोली तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, मैं तो ब्याह कभी न करूंगी और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी, कलकत्ते पर वज्र गिरे। व्याख्या है, चंपा कवि द्वारा यह सुनने पर बहुत रूठ जाती है कि कवि ने उसे पढ़ने लिखने के लिए कहा है और वह कवि से कहती है कि तुम तो बहुत झूठ बोलते हो, पढ़ लिख कर क्या फायदा, जब तुम झूठ ही बोलोगे तो तुमने पढ़ाई क्यों की। चंपा को लगता है कि पढ़ना लिखना बुरी बात है और पढ़ लिख कर कभी किसी का भला नहीं होता। फिर वह कवि से कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, अगर मैं शादी करूंगी तो भी अपने पति को कभी भी कोलकाता जाने नहीं दूंगी, अपने पास ही रखूंगी। वह फिर कलकत्ता शहर को बुरा कहती है और शहर का बुरा चाहती है कि ऐसे शहरों में कहर बरसे, अर्थात उनका सर्वनाश हो या विनाश हो, जो एक व्यक्ति को अपने परिवार से दूर करता है। अर्थात तो दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ चंपा अपने पति का शोषण होता भी नहीं देखना चाहती, वह अपने पति को अपने साथ अपने पास रखना चाहती है ताकि वह अच्छे से उसका ख्याल रख सके, उसके हर बुरे व्यक्ति की खबर भी उसे अच्छे से हो। अगर उसका पति दूर रहेगा तो वह उसकी जानकारी नहीं रख पाएगी, इससे उसके परिवार में भी मुसीबतें बढ़ेंगी। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए, तब तक के लिए अलविदा।